Good morning, students. This is Shalu Mohan from GCW Hisar. Today we are going to discuss our new poem called Shadwell, which is written by John Dryden. John Dryden was a famous dramatist, poet, and writer of 17th century. He was born in 1631 and died in 1700. Today's poem Shadwell is a satirical poem on Thomas Shadwell. That's why it is called Shadwell, the title. Shadwell once wrote an abusive poem on Dryden, which provoked Dryden to hit back Shadwell in his famous satire Macflecknoe, and then he wrote Shadwell, which is prescribed in your syllabus. तो सबसे पहले थॉमस शेडविल ने जॉन ड्राइडन के लिए एक सटैरिकल पोएम लिखी थी, एब्यूसिव पोएम लिखी थी प्रिसाइसली हम गए तो उसी का काउंटर रिएक्ट जॉन ड्राइडन ने अपनी फेमस पोएम मैकफ्लेक्नो में किया था. उस मैकफ्लेक्नो पोएम के बाद ये शेडविल पोएम लिखी गई है, तो उसी का एक्सट्रैक्ट है ये. शेडविल इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्राइडन्स फेमस सटायर ऑन शेडविल. Okay, so shall we start? All human things are subject to decay, and when feed someone, monarchs must obey. सारी मानवीय चीज़ें आर सब्जेक्ट टू डिके, वो एक समय पर विनाश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी. सारी मानवीय चीज़ें एक दिन ख़त्म होने के लिए ही बनी हैं, ऐसा कह रहे हैं. एंड व्हेन फीट समवन मोनार्क्स मस्ट ओबे, और जब फीट मतलब भाग्य, और जब भाग्य समवन मतलब बुलाना, जब भाग्य किसी को बुलाता है तो बड़े से बड़ा मोनार्क हो या राजा हो या कोई भी हो, उसको भी वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं. तो कहना ये चाह रहे हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव टू डाई वन डे, इवन इफ़ द किंग एंड मोनार्क, चाहे वो मोनार्क हो, किंग हो, सबको एक दिन मरना ही है. They have to obey the orders of death. This Flecknoe found, who, like Augustus Young, was called to empire and had governed long. और ये फ्लैक्नो मतलब रिचर्ड फ्लैक्नो को बोल रहे हैं, जो अपने आप में ही एक मूर्खों का राजा है, इसलिए उन्होंने फ्लैक्नो नाम दिया है. जिसको भी वो सटारिकल बोलने वाले हैं या शेडविल को जिसको बोल रहे हैं, वो उसको फ्लैक्नो के उसके पिता को भी फ्लैक्नो कह के वो चिढ़ा रही हैं कि वो जो फ्लैक्नो है, जो बहुत यंग टाइम से शुरू से ही रोम का राजा रहा है, फर्स्ट रूलर रहा है, वॉज कॉल्ड टू एम्पायर एंड हैड गवर्नड लॉन्ग, और जिसने बहुत सालों से अपने राज्य पर राज किया है. राइटर कहना चाह रहा है कि वो फ्लैक्नो जिसने बहुत लंबे समय तक अपने मूर्ख साम्राज्य पर मूर्खों का राजा वो बना रहा है, ऐसा व्यंग्य कर रहा है वो जिसको बोलना चाह रहा है. इन प्रोज एंड वर्स वाज ओन्ड विदाउट डिस्प्यूट. इन प्रोज होता है जो स्टोरीज़ होती हैं, वर्ड्स होता है पोइट्रीज़ को बोलते हैं, मतलब गद्य और पद्य, ठीक है. तो वो फ्लैक्नो जो अपने आप को बिज़ी रखता है इन सब राइटिंग्स में, चाहे प्रोज लिखना हो या फिर वर्ड्स लिखना हो, थ्रू ऑल द रेल्म्स ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट, और इसी के ज़रिए रेल्म्स ऑफ नॉनसेंस, मूर्खता का संसार, जो उसका राज्य है वो एक मूर्खों का राज्य है, और उस पर पूरे तरीके से उसने यही राज किया है जिसमें गद्य और पद्य लिख के ही अपना सारा समय व्यतीत कर दिया. और वो ऐसा मूर्खों का संसार है जिसमें उसने राज्य किया है. दिस एज्ड प्रिंस नाउ फ्लरिशिंग इन पीस, और ये बूढ़ा राजा
जो अब शांति के समय, शांति मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं पीस को मौत से कनेक्ट किया है, डेथ से कनेक्ट किया है। तो अब वो इतना बूढ़ा हो गया है कि अब वो मौत की नींद सोने वाला है, मतलब उस शांति में जाने वाला है। तो उसको अब क्या चिंता सता रही है? एंड ब्लेस्ड विद इशू ऑफ अ लार्ज इंक्रीज, और भगवान ने उसको बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे बेटों से नवाजा है, ब्लेस किया है। तो उसके पास बहुत सारे लंबी एक संख्या है संतानों की, लार्ज इंक्रीज, एक लंबी संतानों की संख्या है उनके पास। वॉर्न आउट विद बिजनेस डिड एट लेंथ डिबेट। अब वो ये पोइट्री लिखता हुआ या फिर स्टोरीज लिखता हुआ, प्रोज हो या वर्ड्स हो, ये लिखता हुआ थक गया है। वॉर्न आउट, थकना, विद बिजनेस, ये अपने कामों से, चाहे मूर्खों पे राज्य करना हो या फिर पोइट्रीज, वर्ड्स और प्रोज लिखना हो, इन सब कामों से अब वो थक गया है। डिड एट लेंथ डिबेट, तो वो आखिरकार सोचता है, विचार विमर्श करता है, टू सेटल द सक्सेशन ऑफ द स्टेट, ये सेटल करने के लिए कि उसके सक्सेशन मतलब उत्तराधिकारी इस साम्राज्य का कौन बनेगा, इस स्टेट का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये सेटल करने का वो विचार करता है। क्यों? क्योंकि उसकी एज अब हो गई है और वो मरने जा रहा है। मतलब अगर वो मौत की नींद में सो जाएगा, उस शांति में चला जाएगा, तो उसके बाद राजा कौन बनेगा, ये चिंता फ्लेक्नो को सता रही है। एंड पॉन्डरिंग विच ऑल ऑफ हिज सन्स वॉज फिट। पॉन्डरिंग मतलब सोचना, और वो ये सोचता है कि कौन उन सब बेटों में से सबसे सही होगा राज्य बनाने के लायक। टू रेन एंड वेज इमोर्टल वॉर विद विट, और रेन मतलब शासन, वेज मतलब लगातार, इमोर्टल अंतिम समय तक, विट मतलब समझदारी। वो ये सोचता है कि कौन उन सारे बेटों में से कौन सबसे फिट होगा शासन करने के लायक, जो शासन लगातार चलाता रहेगा लेकिन समझदारी के साथ, समझदारी के विरुद्ध। विट समझदारी के विरुद्ध चलाएगा, मतलब काउंटर रिएक्ट कर रहे हैं ना, और सिर्फ व्यंग्य ही करना है, और सटारिकल है तो सिर्फ सुनाना ही है और उल्टा लिखना है। क्राइड टिस रिजॉल्व for nature pleads that he should only rule who most resembles me. अब फ्लैक्नो ये सोच रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा मेरे जैसा होगा जो इस राज्य को चला पाएगा। टिस रिजॉल्व, वो अपना दृढ़ निश्चय बनाता है। फॉर नेचर प्लीड्स, जो अभी नेचर की मांग है, अगर मैं चला जाऊंगा तो नेक्स्ट राजा तो बनना ही चाहिए। तो शुड ओनली रूल, वही रूल कर सकता है, हु मोस्ट रिजेंबल्स मी, जो मेरे समान ही मूर्ख होगा, जो मेरे समान ही दिखता होगा, मेरे तरीके से ही, मेरे जैसा ही इस मूर्ख साम्राज्य पर मूर्खता की तरह शासन कर पाएगा। शेडविल अलोन my perfect image bears mature in dullness from his tender years. शेडविल ही एक इकलौता उसका बेटा ऐसा है जो अपने आप में परफेक्ट है इस इमेज के तहत, जो राजा सोच रहा है कि मेरी तरह ही कौन राज्य कर सकता है मूर्खों के ऊपर, और मूर्खता से राज्य जो कर सकता है वो एक शेडविल ही है, जो अपने आप में पूरी तरीके से मैच्योर है डलनेस के लिए, और वो बचपन से ही मूर्ख रहा है। टेंडर ईयर्स, बचपन से ही वो अपनी इस डलनेस के कारण, अपनी मूर्खता के कारण सुर्खियों में रहा है। हु स्टैंड्स कन्फर्म्ड इन फुल स्टुपिडिटी, नहीं, शेडविल अलोन ऑल अलोन माई परफेक्ट इमेज बियर्स मैच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स। शेडविल ही एक अकेला ऐसा है जो मेरी इस बनाई गई इमेज के अंदर फिट बैठता है, जो अपने आप में ही बचपन से, टेंडर ईयर्स से डलनेस का राजा रहा है, मतलब मूर्खता उसमें भरी पड़ी है, वो बचपन से ही दिखाई देती है, और वही एक राजा बनने के लिए परफेक्ट इमेज में बैठता है।
शेडविल अलोन ऑफ ऑल माई सन्स इज ही हु स्टैंड्स कन्फर्म्ड इन फुल स्टूपिडिटी। शेडविल ही एक ऐसा है मेरे सब बेटों में से जो इस स्टूपिडिटी में फिट बैठता है, इस मूर्खता के से भरे इमेज में सही बैठता है। तो पोइट ये कहना चाह रहा है, द रेस्ट ऑफ हिज सन्स मे शो सम सेंस बट शेडविल विल नेवर अटर अ वर्ड ऑफ विजडम। हिज फुलिशनेस विल allow not any light of wisdom to pass through his mind। क्या कह रहे हैं पोइट? शेडविल ही एक ऐसा है सब बेटों में से जो स्टुपिडिटी को बनाए रखेगा और वो अपनी ही मूर्खता पर अडिग रहेगा। द रेस्ट ऑफ टू सम फेंट मीनिंग मेक प्रेजेंस बट शेडविल नेवर डेविएट्स इनटू सेंस। और जो बेटे हैं उसके वो शायद फेंट मतलब सार्थक बातें दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, सार्थक काम भी कर सकते हैं, बट शेडविल नेवर डेविएट्स इनटू सेंस। लेकिन शेडविल है ना, वो कभी डेविएट नहीं होगा, कभी विचलित नहीं होगा अपने सेंस, अपने विचारों से, जो विचार ऑलरेडी मूर्खता के भरे हुए हैं। तो सब कोई और बेटा होगा तो वो शायद सार्थकता के रास्ते पे और सही राजा के रास्ते पे चल सकता है, लेकिन शेडविल है ना, वो बचपन से मूर्ख था और वो आगे भी मूर्खता के ही काम करेगा, इसलिए वो कभी अपनी मूर्खता से विचलित नहीं हो सकता। Some beams of wit on other souls may fall, strike through and make a lucid interval। कुछ बीम्स ऑफ विट, विट मतलब होता है समझदारी, बीम्स वो किरणें, ऑन अदर सोल्स में फॉल, वो जो समझदारी की, बुद्धिमता की जो किरणें हैं वो शायद किसी के ऊपर तो पड़ सकती हैं, मेरे और बेटों के ऊपर में से पड़ सकती हैं, लेकिन स्ट्राइक थ्रू एंड मेक अ ल्यूसिड इंटरवल। स्ट्राइक मतलब अटैक करना, आक्रमण करना, एंड मेक अ ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल मतलब तर्कपूर्ण बातें कर सकना। मतलब कुछ मेरे जो और बेटे हैं उनके ऊपर तो बुद्धिमत्ता की किरणें पड़ सकती है, शायद पड़ सके, लेकिन और वो जब उनके ऊपर वो किरणें पड़ेंगी तो वो लूसिड इंटरवल तर्कपूर्ण बातें कर सकते हैं, बट शेडविल जेन्युइन नाइट अमिड्स नो रे। लेकिन शेडविल है ना, वो जेन्युइनली ही रात का अंधेरा है जिसके पास से वो बुद्धिमत्ता की किरणें होके नहीं गुजर सकती। एडमिट्स नो रे, रे किसी भी किरण को वो नहीं आने देगा। शेडविल पर उसको पूरा विश्वास है कि और कोई बेटे होंगे वो तो शायद उस जब उनकी बुद्धिमत्ता जागेगी तो वो ऐसी बातें कर सकते हैं या फिर तर्कपूर्ण तरीके से शासन को चला सकते हैं, लेकिन शेडविल है वो जेन्युइनली ही मूर्ख था और मूर्ख ही रहेगा, वो कभी भी अपने अंधकार को मिटा नहीं सकता। इसीलिए बोल रहे हैं पोइट कि जो शेडविल की फुलिशनेस है ना, वो अलाउ नहीं करेगी किसी भी लाइट को, एनी लाइट ऑफ विजडम टू पास थ्रू हिज माइंड। हिज राइजिंग फोग्स प्रिवेल अपॉन द डे, और जो उसके प्रिवेल मतलब ढक देना या बुराई की विजय होना, वो कह रहे हैं शेडविल से कि शेडविल के जो अंधकार भरी जो मूर्खता है ना, उसकी उसकी फोग हमेशा उसके आसपास रहेगी, जो कभी भी उसके दिन को, कभी भी उसके इनलाइटमेंट को नहीं जगा सकती है। तो वो अंधकार उसका दिन पर हमेशा रहेगा, वो कभी भी तर्कपूर्ण तरीके से बातें नहीं कर सकता, वो हमेशा ही मूर्ख था और मूर्ख ही बना रहेगा। बिसाइड्स हिज गॉडली फैब्रिक फिल्स द आई, बेशक बिसाइड्स दूसरे तरीके से अगर बोले तो दूसरे नज़रिए से देखें, हिज गॉडली फैब्रिक फिल्स द आई, जो शेडविल है वो बहुत मोटा है, गॉडली फैब्रिक यहाँ बोला है फैटी बॉडी से, ठीक है। तो शेडविल की जो फैटी बॉडी है ना, सबसे पहले अगर हम देखें किसी भी इंसान को और शेडविल में सबसे पहले देखते ही उसका फैटी शरीर पर नज़र जाती है। तो राइटर बोल रहा है बिसाइड्स, अगर हम उसके दिमाग की बात छोड़ भी दें तो हिज गॉडली गुडली फैब्रिक फिल्स द आई
and seems designed for thoughtless majesty। और जो सबसे पहले नज़रें जाती हैं उसके मोटे शरीर पर, और जो कि बना है, सीम्स डिज़ाइन, जो कि बनाया ही गया है फॉर थॉटलेस मेजेस्टी, जो अपने आप में ही मेजेस्टी, वो राजमर्यादा, थॉटलेस, जिसमें विचार ही ना हो, विचारहीन मर्यादा राजा की। जो राइटर कहना चाह रहा है कि शेडविल की अपने आप में फिज़ीक ही ऐसी है जो और कुछ देखने ही नहीं देती, वो आपकी आंखों को भर लेगी। और सबसे पहले नज़र उसकी फैटी बॉडी पर ही जाती है, जो कि अपने आप में डिज़ाइन करी गई है इस मूर्खता से भरे राज्य पर विचारहीन तरीके से शासन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है थॉटलेस एज मोनार्क ऑक दैट शेड द प्लेन एंड स्प्रेड इन सोलमन स्टेट स्पाइनली रेन। कह रहे हैं थॉटलेस, जैसा ही विचारहीन वो राजा बनेगा, जैसा कि एक ओक ट्री होता है, वो फैलता तो इतना बड़ा है लेकिन कभी फल नहीं देता, और प्लेन अपनी धरती को, बहुत बड़े क्षेत्र को घेर लेता है और किसी काम का नहीं होता। ऐसा ही शेडविल राजा बनेगा एंड स्प्रेड इन सोमन, और गंभीर तरीके से या फिर मूर्खता भरे इस संसार में वो अपने स्टेट को इस तरीके से चलाएगा, स्पाइनली रीन, आलस्य से भरे राज्य में। तो यहाँ पर राइटर पोइट ये कहना चाह रहा है कि जो उसका बॉडी है वो अपने आप में ही डिज़ाइन करी गई है ऐसे थॉटलेस राज्य पे काम करने के लिए। पोइट सेज दैट शेडविल्स फैट बॉडी अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ एवरीवन। द बॉडी सीम्स टू बी डिजाइन्ड फॉर स्टूपिड किंग्स। अब पोइट यही कह रहा है कि जिस तरीके से एक ओक ट्री, बबूल का ट्री होता है, वो सिर्फ धरती को घेरना ही उसका काम है और कोई फल नहीं देता, किसी काम का नहीं होता, इसी तरीके से शेडविल भी है जो राज्य में किसी काम का नहीं है, सिर्फ मोटे से शरीर के साथ फैला हुआ है और आलस्य से भरा इस राज्य पर राज करेगा। दिस कंपैरिजन ऑफ ओक ट्रीज शोज द डलनेस, लेजीनेस एंड यूजलेसनेस ऑफ शेडविल। तो हमारी इतनी पोएम थी, आगे की पोएम हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है, वैसे है ये आगे और पोएम। तो दिस पोएम इज इन रिवेलरी टोन इन बिटवीन जॉन ड्राइडन एंड थॉमस शेडविल। They were two contemporary poets of 17th century। ये अपने आप में ही दो एक कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, जॉन ड्राइडन एंड थॉमस शेडविल। तो थॉमस शेडविल ने एक बार सटारिकल पोएम कटाक्ष कर दिया था मैक जॉन ड्राइडन के ऊपर, शेडविल ने, और उसी का काउंटर रिएक्ट किया है जॉन ड्राइडन ने मैक फ्लैक्नो पोएम लिख के। और मैक फ्लैक्नो पोएम लिखने के बाद उन्होंने अपनी आगे इस पोएम को बढ़ाया इस शेडविल पोएम के अंदर, और यहाँ पर उन्होंने आके अपनी बात को एंड किया। तो 17th सेंचुरी में ये कंटेम्प्रेरी पोइट्स की लड़ाई थी जो अपने आप में रिवेलरी टोन लिए हुई थी। ओके, थैंक यू।